हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। थर्ड चैप्टर आपने रिवाइज किया होगा। अब है हमारा फोर्थ चैप्टर रॉक्स, चट्टानें। पृथ्वी के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि भी किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो पृथ्वी के ऊपर जो भी फिजिकल फीचर हैं, चाहे रिवर हैं, ओशन हैं, या फिर रॉक्स हैं, वेजिटेशन है, आइस है, कुछ भी है, तो हर चीज़ की अपनी एक विशेषता है। रॉक्स की भी अपनी एक विशेषता है। क्या कारण है, किन किन प्रकार की रॉक्स पृथ्वी पर मौजूद हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अर्थ और परिभाषा की अगर बात करें तो स्थलमंडल का निर्माण करने वाले पदार्थों को चट्टान कहते हैं। कि भी जो ऊपरी लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कि भी स्थल भाग का जो निर्माण करता है, क्योंकि तो 3 ही मंडल हैं टोटल पर हमारे इसके अंदर पृथ्वी पर। कि भी एक तो स्थलमंडल, जलमंडल और एक वायुमंडल। तो पृथ्वी की अगर बात करें, वायुमंडल बाहरी पार्ट है। अगर पृथ्वी की अगर पार्ट करें, पृथ्वी पर 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तो जलमंडल और एक स्थलमंडल। तो यहाँ चट्टानें स्थलमंडल की हैं। जलमंडल के अंदर भी बहुत सारी चट्टानें हैं, गहरी खाइयाँ हैं, ऊंचे पर्वत हैं। बट यहाँ पर हम स्थलमंडल की बात अगर करें तो स्थलमंडल का निर्माण करने वाले पदार्थों को हम चट्टान कहते हैं। चट्टान शब्द का से सामान्य अर्थों में अगर बोध करें तो शिला जैसे कठोर और दृढ़ कोई चीज़ है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। चाहे वो ग्रेनाइट की बातें कठोर है, या रेत है, चीका मुलायम है, नरम है, इन किसी भी प्रकार का अवशेष है जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, वो रॉक्स के रूप में कहलाती है। और धरातल का लगभग 16 किलोमीटर की गहराई तक भूप्रपट्टी का 95% भाग चट्टानों से ढका हुआ है, हम कह सकते हैं। तो चट्टानों का निर्माण की अगर बात करें तो ये प्राकृतिक खनिज हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं हैं, निश्चित रासायनिक कारक हैं, बनावट है, कोई ठोस है, जड़ के आकार का है, अजैव पदार्थ होते हैं। तो संयोग से इनकी संरचना हुई है। वर्सेस्टर के अनुसार लगभग सभी चट्टानों में 2 या 2 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कई बार चट्टान एक खनिज से ही बनती है, जिसको चूना, पहाड़ी, नमक, बालू, पत्थर के रूप में हम जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर चट्टान की अगर बात करें तो नॉर्मली चट्टानें क्या हैं, कई सारे खनिज का मिश्रण कहलाती हैं। एक या एक से अधिक खनिजों का जो मिश्रण है, उनका निर्माण या उनके मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण हुआ है, अकॉर्डिंग टू टिवारथा। तो 2000 साल यानी 2000 विभिन्न खनिजों से निर्मित इन चट्टानों की रचना में लगभग केवल 12 खनिज ऐसे हैं जो पृथ्वी तल पर हर जगह पाए जाते हैं, और इन्हीं कारणों से इन्हें चट्टान बनाने वाले खनिज भी कहते हैं। तो प्रत्येक खनिज 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के विमान होते हैं। तो समस्त जो भूमंडल है उसके ऊपर 109 तत्वों का अस्तित्व देखने को मिलता है, और खनिजों की जो रचना हो 8 तत्वों से हुई है। तो वर्गीकरण अगर करें खनिजों का तो 3 वर्ग हमने डिवाइड किए हैं। एक तो इग्नेयस रॉक्स, अग्नेयस चट्टानें, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें, और तीसरा रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात यहाँ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी है अग्नेयस रॉक्स हैं, अग्न्य चट्टानें हैं। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अग्नि होता है, और ऐसी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के भीतर उपस्थित तत्व जो होते हैं, तप्त यानी गर्म पदार्थ होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो होता है, उसके ठंडा हो जाने से, ठोस हो जाने से इसका निर्माण हुआ है। यानी पृथ्वी के गर्भ के अंदर ही तरल गर्म चिपचिपा जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलता है, 60 से 100 किलोमीटर की गहराई से ऊपर दरारों से होता हुआ आता है, और वह पदार्थ गैस रहित मैग्मा को लावा कहते हैं। और यही पदार्थ भूपटल के नीचे मैग्मा और भूपटल के ऊपर लावा कहलाता है। यानी ज़मीन के अंदर अंदर जब वो चल रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्मा।
और ऊपर जब वो आ जाता है तो वो लावा के रूप में कहलाता है। दो नाम एक ही चीज़ के हैं। स्थलमंडल करोड़ों वर्षों से पहले तरल अवस्था में था। पृथ्वी के पर सबसे पहले अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसे हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी और रूपांतरित चट्टानें अन्य दो किस्में हैं जो इनके बाद बनी हैं। अग्नि चट्टानों का जो वर्गीकरण अगर हम करें तो अग्नि चट्टानों का वर्गीकरण निम्न पार्ट में हम करते हैं लगभग दो प्रकार से। एक तो अंतर्वेदी चट्टानें। अंतर्वेदी चट्टानें वो होती हैं जो अलग अलग गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती हैं, यानी जमीन के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और उसके बाद भूपटल के नीचे वाली जो गहराई है उसी के अंदर ही के सारे ठंडे हो जाते हैं। इसी तरीके से इसको अंतर्वेदी चट्टानों को दो भागों में हमने बांटा है, एक तो पतालीय चट्टानें और एक अधिवितेलीय चट्टानें। पतालीय चट्टानें क्या हैं कि भी पताल लोग पताल देवता के नाम से जाने जाते हैं, इनका नामकरण किया गया है। तो स्थलमंडल में काफ़ी गहराई में नीचे होती है जिसे हम पताल कहते हैं, और वहीं पर ये ठंडा होके जम जाती हैं। और इसके छोटे छोटे रवे छोटे छोटे खनिज इनसे ही बनते हैं, जिसमें ग्रेबोर्केनाइट की जो सामान्यतः चट्टानें होती हैं ये सफ़ेद, भूरे और गुलाबी रंग की। उसके बाद अधिवितीलीय की अगर हम बात करें तो अधिवितीलीय जो चट्टानें हैं भूगर्भ की गहराई में उमड़ता हुआ मैग्मा धरातलीय चट्टानों के अवरोध के कारण गर्म और स्थिर दरारों, संधि और नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब मध्यवर्ती अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से पातालीय चट्टानें दो प्रकार से डिवाइड की गई है। उसके बाद आती है हमारी बहिर्वेदी चट्टानें। ये चट्टानें ज्वालामुखी द्वारा धरातल के ऊपर आए लावा के कारण ठंडा होने से बनती हैं। यानी पातालीय चट्टानें थी जो हमारी अंतर्वेदी चट्टानें थी वो किस चीज़ से बनी थी? मैग्मा से। और मैग्मा अगर पृथ्वी के बाहर आ जाए तो वो लावा कहलाता है। और यही जो चट्टानें हैं बहिर्वेदी चट्टानें हैं ये लावा के ठंडा होने से बनी हैं, और ये शांत उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी चट्टानें हैं, क्योंकि जब वो लावा बाहर निकलेगा गर्म वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जिसको हम ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। उसी के बाद रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नि चट्टानों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तरीके से किया है। एक तो अधिशीलित अम्लीय चट्टानें और अक्षारीय पैठिक चट्टानें के नाम से जानते हैं। अम्लीय चट्टानों की अगर बात करें तो 65 से 85% इसके अंदर सिलिका की मात्रा होती है, लोहे की कम मात्रा होती है। और अक्षारीय चट्टानों की अगर बात करें तो 45 से 55% तक की इसके अंदर सिलिका की मात्रा होती है, जिसके अंदर बेसाल्ट और ग्रेबो की जो वर्ग हैं चट्टानों के वो पाए जाते हैं। तो अग्नेय जो चट्टानें हैं वो चट्टानी पिंड के रूप में होते हैं, जिसको विभिन्न भागों में हमने बांटा। एक तो बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है कि भी यह मैग्मा का सबसे बड़ा कुंदाकार जमा होता है कि बड़े पैमाने पर जब लावा बाहर निकलता है तो वो जो मैग्मा होता है वो बहुत ही गहराई में पाया जाता है, और हज़ारों किलोमीटर का क्षेत्र है इस पिंड से बना हुआ होता है। तो इस आधार पर इसको तक पहुंच पाना कठिन होता है क्योंकि काफ़ी गहराई में होता है। और ये जो है बैथोलिथ इसका प्रमुख उदाहरण है कि पश्चिमी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। दूसरा है स्टोक। स्टोक छोटे आकार के बैथोलिथ स्टोक कहलाते हैं, जो छोटे आकार के, क्योंकि बैथोलिथ था वो बड़े आकार का था, स्टोक का जो पार्ट है वो छोटे आकार के टुकड़े होते हैं, कम क्षेत्र में फैले होते हैं। उसके बाद आता है लैकोलिथ। भूगर्भ की धरातल की ओर बढ़ता हुआ जो विस्फोटक मैग्मा है किन्हीं कारणों से धरातल पर नहीं पहुंच पाता और छतरीनुमा आकृति में, जिसे डायग्राम में दे रखा है, उसकी आकृति में ये जम जाता है पृथ्वी से बाहर निकलने से पहले ही। तो उसको हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है लैपोलिथ। जब मैग्मा जब का जमाव धरातल के नीचे किसी अवतल आकार में हो जाता है, यानी कटोरे के आकार में, तस्तरी की कढ़ाई के आकार में अगर वो जम जाता है पृथ्वी के अंदर ही, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैपोलिथ। तो क्योंकि लैकोलिथ था वो छतरी के आकार में जमता था और ये
तस्तरी यानी कढ़ाई के आकार में जमता है। उसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ मोड़दार मैग्मा जमाव होता है, लहरदार होता है, जैसे नदी या सर्पिलाकार अवस्था में अगर कहें तो उस आकार में ये जमता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। उसके बाद आता है सिल। परतदार सिल के रूप में, चट्टान के रूप में, एक लंबी चौड़ी सील जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसके रूप में 4.5 जो डायग्राम है उसके अंदर दे रखा है आपके सामने कि भी सील के रूप में, सीट के रूप में ये जमाव होता है, जिसे पतली सील या सीट भी कहते हैं। उसके बाद आता है डाइक। डाइक भी इसी तरीके का भूतल पर नीचे मैग्मा जब लंबवत जड़ों में दरारों में जमता है तो इसे डाइक कहते हैं, यानी लंबी आकार में जो दरार हैं पृथ्वी के अंदर उनमें जमाव ये होता है। खड़ी और झुकी हुई विशाल दीवारें बन जाती हैं, तो कई 100 किलोमीटर तक ये होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइक। तो डाइक के जो अवशेष अगर बताएं तो झारखंड के सिंहभूमि जिले में देखने को हमें मिलते हैं। तो इसी तरीके से अग्न्य चट्टानों की अगर विशेषताओं की बात करें स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारी हैं। कठोर और ठोस आकार की होती हैं, टिकाऊ होती हैं, परतें नहीं होती, ये स्थूल होती हैं। इस तरीके से रंध्र इसके अंदर नहीं होते, छिद्र नहीं होते, और किसी भी चीज़ का या वाटर का इसके अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जीवाश्म इसके अंदर नहीं पाए जाते। भ्रंश या संधि छिद्रों के इसके अंदर से आरंभ होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने से चट्टानों का जो रंग है वो हल्का रंग, सिलिका कम होने से गहरा हो जाता है। तो इसी तरीके से आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं होती हैं। अगर महत्व की अगर बात करें तो इन चट्टानों का अधिक महत्व बहुमूल्य खनिज पदार्थों जिसमें सोना, चांदी, ग्रेफाइट, निकल, प्लेटिनियम, मैग्नीज के भंडार इसके अंदर देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी इसी से बनती है। गन्ना और कपास उत्पादक जो प्रमुख फसलें हैं उनके लिए श्रेष्ठ होती है। तो ये सारी की सारी इसका महत्वपूर्ण। भारत में भी काफ़ी क्षेत्र में ये फैली हुई है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी पठार, तो इन क्षेत्रों में ये काफ़ी मात्रा में फैली हैं। अवसादी चट्टानें, ये अग्न्य चट्टानें थी, अब हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों की अगर बात करें, सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करें तो ये अपक्षय अपरदन द्वारा चट्टानें टूट टूट कर बड़े कणों में परिवर्तित, छोटे बड़े कणों में परिवर्तित होती रहती हैं, और जिसे अवसाद कहते हैं। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो बड़ी चट्टानें हैं वो टूटकर छोटी हो जाती हैं, और बालू जिसमें मिट्टी है, बजरी है, रोड़ी है, रेती है, तो वो सारी चीज़ें बन जाती हैं, जिसको हमें क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें बनती हैं। सर्टिफाइड रॉक भी इस तरह अतिरिक्त चट्टानें भी कहते हैं, परत के रूप में, जिसे लाल पत्थर होता है, घुलनशील होती हैं, पानी में जल्दी घुल जाती है। इस तरीके से अवसादी चट्टानों की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी चट्टानें जो नदी, हिमनदी या पवनों के आच्छादन के कारण सीधे लाए गए जो उसके अवसाद हैं उनके घुलने से बनती हैं। यानी पानी के साथ बह के आए हुए टुकड़े हैं, उनके घुलने से धीरे धीरे इसका निर्माण होता है। आर.एन. दुबे ने बताया था कि परतदार शैलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, वो पृष्ठ की गहराई के लिए नहीं। यानी ये जो चट्टानें हैं एक लेयर के रूप में पृथ्वी के ऊपर जम जाती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती, ज़्यादा मोटी नहीं होती, तो एक लेयर के रूप में जमती हैं। तो वर्गीकरण अगर करें तो संरचना के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण 2 भागों में हम करते हैं। एक तो निर्जीव अवसादी चट्टानें, दूसरा जैव अवसादी चट्टानें। निर्जीव अवसादी चट्टानें होती हैं जिसमें चट्टानों का निर्माण पूर्ववर्ती चट्टानों के अपक्षय से होता है और अनाच्छादन के साधन यांत्रिक रासायनिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। इसका 2 प्रकार की चट्टानों के आधार इसके बनाए हैं निर्जीव अवसादी चट्टानों के, जिसमें एक तो यांत्रिक अवसादी चट्टानें हैं जिसकी चट्टानें कठोर हो जाने से बनती हैं आपस में जुड़ के। निर्जीव अवसादी चट्टानों भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक तो बालू प्रधान जिसमें बालू यानी रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, नदियों के किनारों पर मिलती हैं। आग्नेय चट्टानों के अगर महत्व की अगर बात करें तो इसके अंदर सोना, चांदी, निकल, प्लेटिनियम, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद अगर बात करें हम चीका प्रधान अवसादी चट्टानों की, तो ये दलदली और चिकनी मिट्टी के महीन कणों से बनती हैं, कि भी बारीक जो कण हैं उससे बनती हैं। रासायनिक क्रिया इसके अंदर होती रहती है
अवसादी चट्टानें इससे बनती हैं, झीलों के लागून बनते हैं और उनके उड़ जाने से इनका निर्माण होता है। छोटे छोटे छेद होते हैं, सेंधा नमक पाया जाता है, सोरा पाया जाता है। जैव अवसादी चट्टानों की अगर बात करें तो जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पति के अवशेष, उनके कारण ये बनती हैं। पदार्थ कठोर और संयत होकर चट्टान के रूप में ये जम जाते हैं। तो ये भी 2 प्रकार की बताई गई हैं कि भी एक तो चूना प्रधान अवसादी चट्टानें जिसमें चूने की मात्रा होती है, जिसमें समुद्री झीलें, गहरे पानी, उष्ण जो जल है, गर्म जल है, उनके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जीव जंतुओं के अवशेष है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, उन सारी चीज़ों के मिश्रण से बनती हैं। उसके बाद कार्बन युक्त अवसादी चट्टानें आती हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। पेड़ पौधे और वनस्पति की टहनियाँ आपस में मिक्स हो जाती हैं। प्रचंड गर्मी के कारण सेलों पर दबाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो विटामिन्स और एंथ्रासाइड नामक बढ़िया किस्में जो कोयले की इसी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आती है निर्माणकारी संसाधनों के आधार पर कि भी एक तो जलीय चट्टानें हैं, जल में बनने वाली 3 तरह की होती है। नदी निर्मित हैं, झीलें निर्मित हैं और समुद्र निर्मित हैं। यानी जो नदियों में बनने वाली चट्टान जिसमें जलोढ़ पंख है, बाढ़ है, उनसे बनती हैं। झीलों में बनती हैं, झीलों में हलचल होती रहती है, जल सूख जाता है। और समुद्रों के अंदर राख है, ज्वालामुखी की लाल मिट्टी है या दूसरे जो पदार्थ उसके अंदर गिरते रहते हैं, उनके कारण इनका निर्माण होता है। उसके बाद आती है हिमनद निर्मित चट्टानें कि जो बर्फ़ की नदियाँ हैं, जिसमें बर्फ़ खिसक खिसक कर चलती है और उससे मिट्टी का कटाव होता रहता है, तो उन चीज़ों से ये चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरी होती हैं वायुड़ चट्टानें, यानी मिट्टी जब उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लंबे समय तक वो मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन करती रहती है और लेयर नहीं बनाने पाती, तो लोएस के नाम से जानी जाती हैं। लोएस के जमाव होते हैं। तो इस तरीके की बालू रेत की जो चट्टानें हैं वो बलुई चट्टानों के नाम से जानी जाती हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताओं की अगर बात करें तो अवसादी चट्टानों की परतें पाई जाती हैं, रवे नहीं पाए जाते। अग्न्य केंद्रित सालों की तुलना में इनका जो अपक्षय पर्दन है वो आसानी से होता है। अवसादी चट्टानें संदृढ़ होती हैं, यानी छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। सुगमता से जो जल है वो इसके अंदर चला जाता है। तो ये अवसादी चट्टानों के महत्व की अगर हम बात करें तो कोयला का प्रमुख संसाधन है। चूने पत्थर परदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की जो मिश्रण है ये भवन निर्माण में काफ़ी कारगर होता है, जिसमें दिल्ली का लाल किला भी अगर कहें तो ये इन्हीं चट्टानों से बनाया गया है। जो मिट्टियाँ इसमें होती हैं अवसादी चट्टानों का भारत में अगर वितरण देखें तो बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमालय के कुछ भागों में, कोयला नमक अवसाद चट्टानें दामोदर महानदी, गोदावरी की नदी बेसिनों में। इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो आता है रूपांतरित चट्टानें। इसका अर्थ है कि भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा चेंज तथा मोर्फो, यानी मेटामोर्फो। इसका ऐसी चट्टानें जो अन्य चट्टानों से परिवर्तित होने से बनी हैं, यानी जिन चट्टानों का विघटन हुए बिना गर्मी दबाव का रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फलस्वरूप उसकी बनावट और आकार में अंतर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टानें। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक तो साधारण साधन के आधार पर और दूसरा है हमारा किस आधार पर, प्रभाव क्षेत्र के आधार पर। साधन के आधार पर की बात करें तो तापीय रूपांतर की भी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसी गर्मी के कारण इसका जो आकार और क्वालिटी में है वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयला बनकर एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट में बन जाते हैं। उसके बाद गतिक रूपांतर की भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से प्रभाव के आधार की अगर बात करें स्पर्श से पिघली हुई चट्टानें जैसे बर्फ़ की जो नदियाँ हैं, नदियाँ हैं, उनके खिसकने से बनती हैं। इसे स्थानीय रूपांतरण भी कहते हैं क्योंकि ये एक सीमित स्थान पर ये घटना होती है, ज़्यादा लंबे दूर तक ये नहीं जाती। उसके बाद आती है प्रादेशिक स्थानांतरण कि भी यह घटना विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, बड़े क्षेत्र में घटित होती है और रूपांतर की अनेक शक्तियाँ क्रियाशील होते हैं, जिसमें दबाव और ताप का विशेष योगदान होता है। यह एक प्रकार का गतिक रूपांतरण कहलाता है। उसके बाद बात करें तो कायांतरित चट्टानों के जो महत्व की, जिसमें नीच, क्वार्टाइज, ग्रेफाइट, एंथ्रासाइट, स्लेट और संगमरमर की चट्टानें शामिल हैं।
खनिज शामिल हैं। कांच के उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। इमारती पत्थर के रूप में इसका प्रयोग होता है। पेंसिल और ग्रेफाइट का सिक्का बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये सारे बहुत सारी जो विशेषताएँ हैं ये इसमें अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद आती है शिफ्ट और निश। दक्षिणी भारत की बिहार राज्य की प्रमुख भागों में पाई जाती है। वितरण की अगर हम बात करें तो क्वाटाइज राजस्थान भंडार और मध्य प्रदेश में इसके, झारखंड में, मध्य प्रदेश में इसके काफ़ी भंडार हैं। तमिलनाडु में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। स्लेट हरियाणा का रेवाड़ी कुंड, नारनौल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल का कांगड़ा है। ग्रेफाइट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। उसके बाद चट्टानी रॉक चक्कर की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पहले घने चट्टानों का निर्माण हुआ बताया गया। वर्तमान में ये बन रही हैं। अवक्षय और पर्दन के कारण इसका निर्माण होता है। परतदार चट्टानें होती हैं। भूसंचलन और रासायनिक क्रियाएँ इसके अंदर होती रहती हैं। तो प्रभावधीन रूपांतरित चट्टानों में बदलती रहती हैं और अवसादी और रूपांतरित चट्टानें फिर से गहराई में दफन हो जाती हैं। और इस प्रकार से चट्टानों के अपने किसी वर्ग में न रहकर परिस्थितियों के अनुसार वो अपने वर्ग बदलती रहती हैं। तो इसमें कोई भी चट्टान कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो इस तरीके से चट्टानों की विशेषता है कि भी ये जो चट्टानें हैं चेंजेबल हैं, समय और मौसम के अनुसार इनमें परिवर्तन संभव है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका लेसन था। इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और कुछ और भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, अंतर के क्वेश्चन हैं, ये भी आप याद करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है।